बहुत पुराने समय की बात है। गणेशपुर नामक गांव में चुड़ैल का परिवार रहता था। वहाँ की चुड़ैल बहुत ही शातिर और चालाक थी, जो कि हमेशा इंसान को अपना भोजन बनाने के बारे में सोचती रहती थी। तभी इन चुड़ैलों में से एक चुड़ैल कहती है कि बहुत दिनों से इंसानों का भोजन नहीं मिल पा रहा है। जैसे जैसे हम लोग अपना निपटारा कर रहे हैं, तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, ये जंगल जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये जंगल बहुत खतरनाक है। ये जंगल बहुत ही पुराना हो गया है, जिसके कारण लोग यहाँ आने से डरते हैं। तभी तीसरी चुड़ैल कहती है, हाँ बहन, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। लगता है हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों को भरपेट अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा, जिसकी हमें तलाश है। लगता है कि अब हमें इस जंगल को छोड़कर इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा। तभी चौथी चुड़ैल कहती है कि अगर हम लोग इस जंगल को छोड़कर कहीं चले गए तो इस जंगल पर कोई और अपना कब्जा कर लेगा और हमें हमारा जंगल कभी भी नहीं मिल पाएगा। फिर क्या था, तभी पहली वाली चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं है, पहले हमें अपना शिकार मिल जाए और हर दिन खाने के लिए मांस और मीट ही मिले तो हम लोग अपना रहने का इंतजाम भी कर लेंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं। तभी सारी चुड़ैलें एक साथ निकलती हैं और अपना भोजन तलाश करती हैं। चुड़ैलों के काफ़ी प्रयास करने पर भी भोजन नहीं मिलता है। तभी सारी चुड़ैलें परेशान होने लगती हैं और तभी तीसरी चुड़ैल कहती है कि ऐसे हमारा भोजन हमें मिलना असंभव लग रहा है। इतना हम लोगों ने प्रयास किया है, लगता है वह ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तभी दूसरी बहन कहती है, कोई नहीं, तुम लोग परेशान ना हो, अभी भी हमारे पास बहुत सारा समय बाकी है इंसानों को खोजने के लिए। चलो बहनों, हम कहीं अपने भोजन को और कहीं तलाश करते हैं। यहाँ हमारा भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, हम सभी बहनें मिलकर बहुत सारे इंसानों को खोज निकालेंगे और उन्हें अपना भोजन बना देंगे। फिर वो लोग वहाँ से चल देती हैं और तभी एक गांव में पहुँचती हैं। वह गांव बहुत ही सुंदर था और चारों चुड़ैल एक घर के पास खड़ी हुई होती हैं। उनमें से एक चुड़ैल की नज़र एक इंसान पर पड़ती है और वह चुड़ैल तुरंत इंसान के पास पहुंचती है और कहती है, आखिरकार हमारा भोजन हमें मिल ही गया। आज हम लोग जश्न मनाते हुए अपने भोजन को ग्रहण करेंगे। तभी वह चुड़ैल उस इंसान को मारने के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी बहन उस इंसान को मार देती है और सभी चुड़ैलों का भोजन तैयार कर देती है। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। एक बूढ़ा आदमी झील के पास गया रोटी लेकर खाने के लिए। अचानक से पानी में से एक कुत्ता कूद कर निकला और रोटी छीनकर भागने लगा। बूढ़ा आदमी भी कुत्ते के पीछे भागने लगा। कुत्ता एक द्वार के भीतर घुस गया और बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे। उसने अपने आप को कुछ सीढ़ियों के पास पाया और नीचे उतरने लगा। अचानक से वह एक शानदार महल के अंदर पहुंच गया। अंदर था एक बड़ा सा मेज जो 12 लोगों के लिए तैयार किया गया था। आदमी एक बड़े से चित्र के पीछे छिप गया, यह देखने के लिए कि वहाँ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद आदमी ने देखा कि वहाँ पर आए 12 चील। यह देखकर वह डर गया
सारे चील उड़कर फव्वारे में भीग गए और अचानक से सब 12 सुंदर आदमियों में बदल गए। सब लोग मेज पर आकर बैठ गए और हर एक ने मदिरा का प्याला लिया और कहा, मेरे पिता जिए हजारों साल, मेरी माँ जिए हजारों साल। इसी तरह हर एक ने किसी का नाम लिया। अंत में एक जवान आदमी ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी जिए हजारों साल, पर करोड़ माँ पर एक अभिशाप, जिसने किया मेरे सुनहरे खून का नाश। ऐसा कहकर वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद सब आदमी उठे और वापस फव्वारे के पास पहुंच गए। फिर से चील के रूप में बदलकर वहां से उड़ चले। बूढ़ा आदमी भी वहां से चला गया। जल्द उसको पता चला कि राजकुमारी की सेहत ठीक नहीं थी। उसको पता था कि राजकुमारी को कहानियां सुनना अच्छा लगता था, तो वह उससे मिलने गया। बूढ़ा आदमी राजकुमारी को उन 12 चील की कहानी सुनाने लगा। ये सुनकर राजकुमारी ने तुरंत बूढ़े से पूछा कि क्या वो उसको उस महल तक ले जा सकता है। क्यों नहीं राजकुमारी, आइए मेरे साथ। महल पहुंचकर दोनों राजकुमारी और बूढ़ा चित्र के पीछे छुप गए। फिर से आए 12 चील और आदमियों के रूप में बदल गए। उसी समय राजकुमारी ने उन आदमियों में से अपने पति को पहचान लिया। आदमी बैठ गए मेज पर और राजकुमार ने फिर से अपना प्याला लिया और कहा, मेरी प्यारी पत्नी जिए हजारों साल, पर करोड़ माँ पर एक अभिशाप, जिसने किया मेरे सुनहरे खून का नाश। राजकुमारी को रहा नहीं गया और चित्र के पीछे से निकलकर अपने पति के पास दौड़ती गई और उसको गले से लगा लिया। राजकुमार ने भी उसको पहचान लिया और कहा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे उस दिन धोखा दे दोगी। देखा, मैंने सच बोला था, पर अब बुरे दिन खत्म हो गए हैं। सुनो मेरी बात, मुझ में जो जादू हुआ है उसका असर 3 महीनों तक रहेगा। क्या तुम तब तक मेरे साथ यहीं पर रहोगी? राजकुमारी ने मान लिया और उसने बूढ़े आदमी को ये आदेश दिया, मेरे महल पर वापस जाओ और मेरे माता पिता को बोलना कि मैं अब यहीं रहूंगी। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद महाराजा और महारानी गुस्से में आ गए, पर 3 महीने समाप्त होने के बाद राजकुमार अब चील नहीं रहा और वापस पूर्ण रूप से मनुष्य बन गया। दोनों घर वापस लौट गए और एक दूसरे के साथ बिना कोई परेशानी की खुशी से रहने लगे। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। अरे आज तो शिकार ढूंढने की आपकी बारी है। जाओ और कहीं से भी शिकार ढूंढ के लाओ। तो ठीक है, मैं जाती हूँ शिकार ढूंढने के लिए। हा 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 हा। मैं जा रही हूँ शिकार खोजने के लिए, जिससे मैं अपनी बहन को खुश कर सकूं। वाह, यहाँ शिकार पड़ा है। बेचारा बुजुर्ग इंसान इतनी गहरी नींद में सो रहा है, अब इसको उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसे अकेले नहीं उठा सकती। मैं अपनी बहन दूसरी चुड़ैल को बुलाती हूँ। शिकार तो मिल गया है। बेचारा एक बुजुर्ग इंसान गहरी नींद में सो रहा है।
खटिए पे सो रहा है और स्वयं का भोजन बनाते हैं। यहाँ सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है। चल तू आगे पकड़, मैं पीछे पकड़ती हूँ। हम दोनों मिलकर उठाते हैं इसको और ले चलते हैं। अब हम लोग भोजन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। सासू माँ बदल गई कहानी उस घर की है जहाँ बेटी और बहू को एक माना जाता था, लेकिन फिर अरे सीखा बेटा, तू रसोई में हरदम क्यों घुसी रहती? जा रोटी में बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा काम हो ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर। और पहले ना उसकी मदद कर दे खाना बनाने में। देख माँ, वो बहू है और उसे बहू ही रहने दे, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता ज्यादा मत बोला कर, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जा जाकर काम कर। ननद को माफ का, भाभी को इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार माँ को भाभी की तरफ भड़काती रहती थी, लेकिन कोई फायदा न होता। एक रोज, अरे बेटे किसान, जा बहू को कहीं घुमा कर ला, सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया ही नहीं। वैसे तो सारी पंचायत कहती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपाई हमसे? अरे क्योंकि उसको खुद नहीं पता था। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, तो हम जा रहे गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, ये क्या बहू, साड़ियाँ? गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके? माँ जी ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज एक ही साइज की है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। सीखा श्वेता के पास जाती है और कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूँ, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुँह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। और फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मौके और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने दे देती।
मुझे लगती नहीं कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ मिलकर रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। रही बात कपड़ों की, सीखा आज से तू घर पर भी मॉडर्न कपड़े पहनेगी। कोई जरूरत नहीं है साड़ी वाड़ी लपेटने की। तो प्रिय दोस्तों, मेरी सासू माँ आपको कैसी लगी? मेरी सासू माँ की तरह हर किसी को सासू माँ मिले। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। विजयपुर नामक एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी, जो कि लोगों का जीना हराम कर रखा था। एक बार की बात है, सबल नाम का व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह अपने घर की ओर चला जाता है। तभी वह घर पर सोच रहा था कि आखिर वो किसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। सबल सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और बोलती है, सबल भाई, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। कोई बात है क्या? या फिर घर पर किसी ने आपको कुछ बोला? तभी सबल अपनी बहन रीता से कहता है, दीदी आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपने गांव के जंगल से गुजर रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि चुड़ैल की आवाज़ हो। तभी सबल की बहन रीता कहती है, अरे भाई मान गई आपको। पहले जब मैं डर जाती थी तब आप हमसे बोलते थे कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, फिर आपको क्या हो गया? तभी सबल अपनी बहन रीता से कहता है, अच्छा चलो हम दोनों जंगल जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या सच में चुड़ैल है या फिर कुछ और है। सबल की बहन रीता कहती है कि मैं नहीं जा रही कहीं। वहाँ सच में चुड़ैल हुई तो वो मुझे मार देगी। सबल कहता है, अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब चले रीता? चलो, जब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। फिर वो दोनों घर से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वह जंगल रीता को बहुत भयानक लग रहा था, क्योंकि रीता कभी भी कोई जंगल नहीं गई थी। फिर सबल इधर उधर देखता है और बड़े मज़े से कहता है, दीदी यहाँ तो चुड़ैल या भूत कुछ भी नहीं है, और एक मैं हूँ कि बेकार डरा जा रहा था। सबल अपनी बहन रीता से कहता है, दीदी चलो अब हम लोग घर चलते हैं। सबल इतना ही कह पाता है। तभी उसके सामने एक बहुत खतरनाक और बहुत भयानक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल को आते देख रीता छिपने लगती है। सबल सोचता है, आज तो मैं मर गया, अब क्या करूं मैं जिससे इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा पाऊं। तभी चुड़ैल कहती है कि मैं बहुत दिनों से भूखी थी और मुझे पूरे जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला। आज मेरा शिकार मुझे मिल गया। आज मैं पेट भर के भोजन कर पाऊंगी। तभी सबल अपना दिमाग लगाता है और बड़े ही चतुराई के साथ उस चुड़ैल से बोलता है कि चलो ठीक है, आज आप मुझे खा जाओगी, फिर आपका क्या होगा? सोचो कहीं ऐसा हो कि हर दिन आपको एक आदमी खाने के लिए मिले तो आपको कैसा लगेगा? तभी चुड़ैल, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी जान ना लो,
तो मैं आपको अपने गांव ले चलता हूँ। वहाँ पर आपको बहुत से आदमी मिलेंगे खाने के लिए। तभी चुड़ैल सबल की बातों में आ जाती है और चुड़ैल के मन ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वह सबल से कहती है, ठीक है, जल्द आना मुझे अपने गांव ले जाने के लिए। तभी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। सबल और उसकी बहन रीता को लेकर घर चला जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? यही कि हमेशा दूसरों के भरोसे मत बैठो और अपनी अकल का भी यूज करो, नहीं तो आप एक दिन धोखा खा सकते हो। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। एक गांव में एक बिरजू नाम का आदमी रहता था। बिरजू को एक अजीब सी बीमारी थी। वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी भूल जाता था। एक दिन की बात है, बिरजू बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। अरे उठो जी, कब तक सोओगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं और तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद आँख खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। नीलम के इतने कहने और चिल्लाने पर बिरजू की आँखें खुल जाती हैं और वह उठकर बैठ जाता है। अपनी पत्नी को गौर से देखते हुए उससे बोलता है, अरे शीला, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अगर मेरी पत्नी ने तुमको यहाँ देख लिया तो फालतू का बवाल खड़ा कर देगी। हे भगवान, क्या करूँगी इस आदमी का? अरे मैं पड़ोसन नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें मेरी शादी तुमसे हुई। जिसके बाद नीलम बिरजू के पास आती है और उसके सिर पर एक मुक्का मारती है। अरे नीलम, क्या हुआ? तुम मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं तुम्हारी ये भूलने की बीमारी कब जाएगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच बताओ मुझे, तुम्हें भूलने की बीमारी कब से लग गई? मैं तुमसे क्या बताऊँ नीलम, तुम तो जानती ही हो कि जब मैं 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाने गया था। तभी कुछ गुंडों ने मेरे सिर पर वार कर दिया। तभी से मेरी ये हालत हो गई है। अरे बंद करो ये अपनी घिसी पिटी बकवास। मुझे तो तुमको कब का तलाक दे देनी चाहिए था। मेरी शादी के 2 दिन बाद जब मेरे पिता मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर हैं और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया था। उस दिन के बाद से पिताजी अभी तक यहाँ नहीं आए। तुम्हारे पिताजी के ऊपर उठाए हुए हाथ का मुझे बहुत अफसोस है नीलम। अब वो यहाँ क्या करने आएंगे? वो तो कब के स्वर्ग सिधार गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सुधार गए? वो तो जीवित थे। अरे नीलम, क्या बात कर रही हो? मैं परसों ही तो उनकी कांठी को कंधा देकर आया था। अरे वो मेरे पिताजी नहीं, मेरे पड़ोस की गाय थी जो पूरे 110 साल की हो चुकी थी। अब जल्दी से तुम अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं अपना आपा को बैठूं। बिरजू चुपचाप घर से निकल गया। वह घर से बाहर निकल कर जा ही रहा था
कि वह सब कुछ भूल गया। वह अपने घर के दरवाजे को गौर से देखते हुए बोला, अरे कितने मूर्ख लोग हैं, अपने घर का दरवाज़ा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अगर कोई चोर घर में घुसकर चोरी कर ले तो कल यही लोग बवाल काटेंगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना कहकर बिरजू अपने घर के दरवाजे पर गया और आवाज़ देने लगा, अरे घर में कोई है? बिरजू की आवाज़ सुनकर नीलम खुद से बोली, अरे अबोरी ने क्या हुआ? अरे अभी ने क्या हुआ? अभी तो ये घर से बाहर गए थे, कहीं फिर से तो नहीं भूल गए? इतना कहकर नीलम घर के दरवाजे पर आई। अरे माफ़ कीजिएगा बहन जी। बहन जी, अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला तुम्हारी बहन कब से हो गई? हाँ तो आपको बहन जी ना कहूँ तो क्या कहूँ? वो तो मैं इसलिए आया था कि मैंने देखा कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और मुझे लगा कि घर में कोई मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं देखने चला आया। इतना कहकर बिरजू वहाँ से जाने लगा और नीलम अपना सर पीटने लगी। बिरजू सीधा बाजार चला गया। तभी उसकी नज़र गांव के मुखिया और सुरेश पर पड़ी। बिरजू मुखिया जी के पास चला गया और उनसे बोला, अरे क्या हाल है मुखिया जी? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अरे लगता है इस भुलक्कड़ की याददाश्त अभी सही है, तभी तो मुझे मुखिया कहकर संबोधित कर रहा है। अरे हाँ, क्या बात है बिरजू? तू आजकल बहुत चिंता में नज़र आ रहा है। अरे मैं आपसे क्या बताऊँ मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि जब से मुझे रामू ने मूर्ख बनाया है तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अरे बिरजू, तू ये बात कब समझेगा? रामू ने तुझे मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि तेरी बोलने की आदत ने तेरी ज़िंदगी को हराम करके रखा है। बेचारा रामू, वो तो चुपचाप पर्स लेकर भाग रहा था। तुझे क्या ज़रूरत थी उसका पीछा करने की? ऊपर से तुझे जब पुलिस वालों ने पकड़कर रामू चोर का पता पूछा तब तू सब कुछ भूल गया और तू उल्टा ही पुलिस वालों के गाल पर चाटा दे मारा। तभी मुखिया के पास खड़ा हुआ सुरेश मुखिया के कान में धीरे से बोला, अरे मुखिया जी, आप बिरजू को समझाने मत बैठिए, और कहीं ये भूल गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश की बातें सुनने के बाद मुखिया ने बिरजू की तरफ प्यार से देखा और वह उसके सिर पर हाथ फेराकर वह वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी बिरजू ने मुखिया के गाल पर जोरदार चाटा मारा और मुखिया से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों की बीवी के साथ घूम रहे हो? और तू चंपा इस भरे बाजार में एक गैर पुरुष के साथ में क्या कर रही है? तू घर चल, मैं सबको बता दूंगा कि तू आज किसके साथ बाजार में घूम रही थी। बिरजू की बातें सुनने के बाद सुरेश खुद से बोला, हे भगवान, लगता है इसका आज दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, तभी तो इसे स्त्री और पुरुष में फ़र्क नहीं दिख रहा है। अरे मुखिया जी, आप मेरी बात मानिए, हम इसे इसके घर छोड़कर आते हैं, नहीं तो ये पता नहीं और किस किस का दिमाग खराब करेगा। सुरेश की बात सुनने के बाद मुखिया जी बिरजू को
उसके घर छोड़ने के लिए आए। अपने पति को मुखिया के साथ देखकर नीलम उनसे बोली, अरे नमस्ते मुखिया जी, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? अरे नीलम बिटिया, हम क्या बताएं तुम्हें, तुम्हारे पति ने सबका दिमाग खराब करके रखा है। ये गांव में जहाँ भी जाता है सबसे उल्टी सीधी ही बातें करता है। मुझे तो डर है कि किसी दिन इसे कोई जान से ही ना मार दे। अगर कोई इन्हें जान से भी मार देना मुखिया जी, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बिरजू जैसा भी है, आखिर तेरा पति है। मुखिया जी ने इतना बात कहा ही था कि बिरजू उनकी तरफ देखा और उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। और बिरजू मुखिया जी से बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से इतनी बुरी तरह से बात करते हुए? हैं, ये कैसी बात कर रहा है बिरजू? ये मेरी पत्नी कब से हो गई? ये तो तुम्हारी पत्नी है। मुखिया ने इतनी बात कही थी, बिरजू ने फिर मुखिया के गाल पर तमाचा जड़ दिया। अरे मूर्ख आदमी, अपनी जुबान से ये बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो एक सन्यासी हूँ। मैं तो पूरा जीवन अविवाहित रहने का प्रण ले चुका हूँ, और तू मूर्ख आदमी अपनी पत्नी को मेरी पत्नी बता रहा है। छी। बिरजू की बातें सुनने के बाद नीलम का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने बिरजू के सर पर एक मुक्का मारा, जिससे बिरजू की याददाश्त वापस आ गई। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरजे मिश्रा है। माँ के प्यार में मम्मी की ममता पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम हैं। फादर का इम्पोर्टेंस क्या है, पापा का महत्व क्या है, उस पर छोटी सी कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे, बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की एक विश थी, उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर अपने फादर से कहता था, मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, वो गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल पैदल जाता हूँ, क्या चक्कर है पापा। बहुत बार वो अपने फादर से डिमांड करता था, बहस करता था। एक दिन उसके फादर ने उसे काफ़ी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं कि ऐसे मैं घर चला रहा हूँ। लड़की का दिमाग टनक गया। वो होता है ना, यंगस्टर को आजकल बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। पापा कुछ भी बोलते रहते हैं। उसने डिसाइड कर लिया कि आज ही घर छोड़ के चला जाऊँगा, इस फैमिली में रहना नहीं। उसको गलत लोगों के संग में रहने लग गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके फादर बाहर गए हुए थे मार्केट, मम्मी भी साथ में गई थी। लड़का घर पर अकेला था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। उसने डिसाइड किया बाहर चलते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। तभी उसने देखा जो फादर थे वो पर्स ले जाना भूल गए थे। जो पर्स था वो टेबल पर रखा था। उसने कहा बस पैसे ही तो चाहिए, ये पर्स लेकर चलता हूँ, बहुत माल छिपा रखा होगा इसमें। उसने वो पर्स जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए
और जूते पहनकर निकल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो समझ में आया पापा के जूते पहन रखा है उसने। वो बहुत गुस्से में था और जूते वही खोलकर डाल देता है और नंगे पैर चलने लगता है। पैर में कांटा चुभ गया। तब भी वो चले जा रहा था और बहुत बड़बड़ा रहा था कि पापा ऐसे हैं वैसे हैं, बेकार आदमी है, ये है वो है। एक मेरी विश थी वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। लड़का बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैर में खून बहने लगा, उसे दर्द होने लगा तो उसे एहसास हुआ। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं सड़क के किनारे। थोड़ा सा रुका तो उसे याद आया पर्स भी तो लेकर आया हूँ, पर्स में माल होगा। हॉस्पिटल में जाकर चेक करा लेते हैं और पैर ठीक कराते हैं और उसके बाद जो पैसा है उसे उड़ाते हैं। तो ये सब सोच रहा होता है। तो हॉस्पिटल जाने से पहले उसे लगा कि एक बार पर्स देख लेना चाहिए कि इसमें कितना पैसा है। तो उसने वो पर्स खोल कर देखा तो चौंक गया। अंदर सिर्फ 100 की नोट रखी थी। पर्स वैसे तो बहुत मोटा दिख रहा था, अंदर सब कागज ही कागज रखे हुए थे। उसे फिर से गुस्सा लगा कि मेरे पापा बिल्कुल गरीब हैं क्या, 100 की नोट रख रखी है बस। तो उसे लगा इतने सारे कागज ही देखता हूँ क्या है इसमें। पहला कागज निकाला तो वो पर्ची थी उधारी की। उसके फादर ने उनके दोस्त से 40,000 रुपये उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वो लैपटॉप जो ये लड़का जिद कर रहा था पापा दिलाओ पापा दिलाओ, बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था। वो भी उधार वाले पैसे थे। वो पैसे चुकाने हैं इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी की पर्चियाँ देखने लगा। सारी पर्चियाँ जिम्मेदारी की थी। किसी में लाइट का बिल था तो किसी में टेलीफोन का बिल था तो किसी में राशन का बिल था। वो देखते जा रहा था कि कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे जो उसका गुस्सा था वो शांत होने लगा और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो उधारी की पर्ची नहीं थी। वो एक अखबार का छोटा सा हिस्सा था जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर बेच करके नई बाइक ले जाएं। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं और आखिर बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। वो कह रहे थे ना कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि जो पुराना स्कूटर है जिससे वो उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो इकलौता स्कूटर जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता था, उसे शायद बेचने के लिए गए हैं ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सकें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभा है, खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ कर घर पहुंचा तो वहाँ फादर नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गए हुए थे। वो जो विज्ञापन का टुकड़ा था उसमें पता देखा और फटाफट वहाँ पहुँचा। देखा तो वहाँ पापा बात कर रहे थे स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा और कमाल का इंजीनियर बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये दिन वापस नहीं आने दूंगा। आप प्लीज़ इस स्कूटर को वापस ले लीजिए और घर चलिए, इसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, इसको घर में ही रखते हैं। रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर से बाहर भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन आज वो पर्स नहीं चुराता तो आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी पर यही सिखाती है कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है, कि जेब खाली हो फिर भी मना करते हैं नहीं देखा, मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप जो होते हैं उनकी आंखों में 2 बार आंसू आते हैं, पहला लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यही कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए और अपने माता पिता की सदैव बात माननी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। नाचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, वीरपुर नामक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो कि लोगों का जीना हराम कर रखा था। यह चुड़ैल सब चुड़ैलों से बिल्कुल अलग है।
इस चुड़ैल को डांस करना बहुत ही अच्छा लगता था। वीरपुर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें मम्मी और पापा रमेश और उसकी पत्नी पूजा भी वहां रह रहे होते हैं। और इस परिवार के कारण गांव वाले भी वहां रह रहे होते हैं, वरना वो लोग पता नहीं कब ये गांव छोड़कर चले जाते। इस चुड़ैल से सभी लोग बहुत परेशान थे। यह चुड़ैल हर दिन डांस करके लोगों का अपहरण करती थी और उन लोगों को अपने साथ ले जाया करती थी। और चुड़ैल अपना साया लोगों के अंदर प्रवेश कर देती थी। सभी गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ज़्यादा डरने लगे और बहुत परेशान रहने लगे। तभी चुड़ैल मन ही मन में सोच रही होती है और बोलती है कि अब की बहुत दिन हो गए मुझे अपना डांस लोगों को दिखाए हुए और मेरा मन डांस करने के लिए बहुत उत्तेजित हो रहा है। और जो मैं इंसानों का मांस खाती हूँ ना वो कम हो गया है और बिना डांस किए हुए मेरा मन डांस करने का हो रहा है। फिर क्या था, वह कहती है कि अपने गांव जाकर लोगों को तलाश करके लाती हूँ और मैं अपना डांस तभी कर पाऊंगी। मेरा डांस करने का बहुत मन हो रहा है। अब मैं जल्दी से गांव को जाती हूँ और किसी एक इंसान को बंदी बनाकर लाती हूँ और लोगों को अपने वश में कर लेती हूँ। तभी वह चुड़ैल गांव के रमेश और उसकी पत्नी के पास जाती है और कहती है थोड़ी देर में इन दोनों का इंतज़ार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कमज़ोर होने के कारण इन दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकती। जब इन दोनों में से कोई एक चला जाएगा तो मैं उसको अपने वश में कर लूँगी और अपने साथ ले जाऊँगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। वह इतना कह ही रही थी तभी उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। हा 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 हा, मेरा काम तो हो गया। अब मैं इस इंसान को अपने वश में कर लेती हूँ और अपने साथ ले जाती हूँ। इतना कहकर वह डांस करने लगती है रमेश को अपने वश में करने के लिए। चुड़ैल डांस कर रही होती है, तभी उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँचती है और उस चुड़ैल को देख लेती है और देखती है कि रमेश को कैसे वश में करती है। तभी रमेश की पत्नी पूजा बहुत डर जाती है। तभी चुड़ैल रमेश को अपने वश में करने के बाद वह वहाँ से जाने लगती है। चुड़ैल के जाने के बाद उसकी पत्नी पूजा बहुत तेज से कहती है अरे बचाओ, कोई है क्या। तभी गांव के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बहन, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो, क्या कोई बात है, हमें बताओ। तभी रमेश की पत्नी पूजा गांव के जितने भी लोग आए हुए थे उनसे वह अपील करती है मेरे पति को चुड़ैल अभी अपने वश में करके ले गई है। पता नहीं चुड़ैल मेरे पति को कहाँ लेकर गई है। तभी गांव के लोग बोलते हैं आप चिंतित मत हो, हम लोग आपकी सहायता अवश्य करेंगे और आपके पति को खोज कर लाएंगे। वो लोग इतना कहकर रमेश को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके बहुत खोजने पर भी रमेश नहीं मिलता है। आगे क्या हुआ पार्ट 2 में देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो प्रिय दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। रोहन के पापा, पहले हमारा बेटा बहुत अच्छा हुआ करता था और हमारी सारी बातें मानता था, लेकिन जब से वह अपने दोस्तों के साथ में रहने लगा तब से वह बहुत बिगड़ गया। वह अपने दोस्तों के साथ रहने लगा और पबजी की लत लग गई उसको, और पबजी खेलने लगा, जिसके कारण वह पबजी का दीवाना हो गया। पबजी खेलने के लिए वह दिन रात एक कर देता था। रोहन की माँ शीतल: हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब से अपना रोहन दोस्तों के साथ में रहने लगा है तब से वह बहुत बिगड़ गया है और अब वह हमारी कोई बात नहीं मानता। हमारी कोई भी बात नहीं सुनता है, उसके मन में जो आता है वही करता है और घर का कोई कामकाज भी नहीं करता है। रोहन यह सब कुछ पीछे खड़ा हुआ सुन रहा होता है। रोहन कहता है, जब देखो तब मेरे घर वाले मुझे बुरा भला कहते हैं और मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। जब देखो तब मुझे डांटते रहते हैं। तभी रोहन गुस्सा होकर अपने घर से अपने दोस्त के घर जाने के बारे में सोचता है और वह अचानक से अपने दोस्त के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है जो कि बहुत खतरनाक और भयंकर होता है। वह रास्ते से जा ही रहा था, परंतु उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल ने कहा, आपकी बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है। रोहन को बहुत डर लगने लगा। चुड़ैल बोलती है, आज खुद मेरा भोजन मेरे पास चलकर आया है। फिर वह चुड़ैल रोहन को मार देती है और अपना भोजन बनाकर खा जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यही कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सदैव उनकी बात माननी चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अपने माता पिता के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारा ऑसम स्टोरी चैनल आपको कैसा लगा? इसी प्रकार की न्यू वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। रील्स बनाने वाली बहू। ये कहानी जोधपुर नामक गांव की है, जहां कल्पना और उसका परिवार रहता था। कल्पना का पति रोहन एक छोटी मोटी जॉब करता था, जिससे उसके परिवार का सारा खर्चा चलता था। रोहन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद कंपनी का मालिक रोहन को जॉब से निकाल देता है और अपना उदास सा चेहरा लेकर रोहन वापस घर आता है। फिर उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? आज बहुत उदास लग रहे हो आप। तभी रोहन अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या समस्या है? फिर क्या था? रोहन अपने मम्मी और पापा को भी पूरी बात बताता है। तभी रोहन के पिता उससे कहते हैं, ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, अपनी इतनी खेती पड़ी है
उससे अनाज पैदा करके घर का सारा खर्चा चल जाएगा। तभी रोहन कहता है, पापा आपको पता ही है कि खेती वेती मुझसे नहीं होगी। तभी वहाँ खड़ी कल्पना यानी रोहन की पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आया कि लोग सोशल मीडिया का यूज करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। फिर क्या था, कल्पना को रील बनाना बहुत पसंद था, जो कि उसका सपना पूरा होने वाला था। कल्पना अपने पति रोहन से कहती है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहती हूँ। फिर क्या था, उसके पति उससे कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, क्योंकि रोहन के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बेचारा रोहन बहुत परेशान था। फिर उसकी पत्नी कल्पना ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वह हर दिन लोगों के लिए नई नई वीडियो लाती रहती थी। कल्पना को खुद पर भरोसा था और उसके पति रोहन को भी भरोसा था। फिर धीरे धीरे उसकी वीडियो चलने लगी और कल्पना की वीडियो को लोग बहुत पसंद करने लगे। फिर उसकी वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगे। तभी कल्पना खुश होकर अपने पति से कहती है, अब हमारी मेहनत रंग लाई है, जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तभी रोहन कहता है, हाँ सच है, लेकिन इसमें तुम्हारी बहुत मेहनत लगी हुई है। रोहन कहता है कि ये आपकी मेहनत की वजह से संभव हो पाया है। जो घर का सारा खर्चा चल रहा है और हम लोग एक अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिससे घर का सारा खर्चा वह चलाती थी। घर के सभी लोग कल्पना को बहुत मानने लगे। इस तरह कल्पना अपने परिवार की मदद करती है। तो प्रिय दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? यही कि हर काम को हम आसानी से कर सकते हैं, केवल काम के प्रति मेहनत और लगन होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। तो प्रिय दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरजे मिश्रा है। माँ के प्यार में मम्मी की ममता पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम हैं। फादर का इम्पोर्टेंस क्या है, पापा का महत्व क्या है, उस पर छोटी सी कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे, बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की एक विश थी, उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर अपने फादर से कहता था, मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, वो गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल पैदल जाता हूँ, क्या चक्कर है पापा। बहुत बार वो अपने फादर से डिमांड करता था, बहस करता था। एक दिन उसके फादर ने उसे काफ़ी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं कैसे मैं घर चला रहा हूँ। लड़की का दिमाग टनक गया। वो होता है ना, यंगस्टर को आजकल बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। पापा कुछ भी बोलते रहते हैं। उसने डिसाइड कर लिया कि आज ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस फैमिली में रहना नहीं उसको। गलत लोगों के संग में रहने लग गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके फादर बाहर गए हुए थे मार्केट, मम्मी भी साथ में गई थी। लड़का घर पर अकेला था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। उसने डिसाइड किया बाहर चलते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। तभी उसने देखा जो फादर थे वो पर्स ले जाना भूल गए थे। जो पर्स था वो टेबल पर रखा था। उसने कहा बस पैसे ही तो चाहिए, ये पर्स लेकर चलता हूँ, बहुत माल छुपा रखा होगा इसमें।
उसने वो पर्स जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए और जूते पहनकर निकल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो समझ में आया पापा के जूते पहन रखा है उसने। वो बहुत गुस्से में था और जूते वहीं खोलकर डाल देता है और नंगे पैर चलने लगता है। पैर में कांटा चुभ गया, तब भी वो चले जा रहा था और बहुत बड़बड़ा रहा था कि पापा ऐसे हैं वैसे हैं, बेकार आदमी है, ये है वो है। एक मेरी डिश थी वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। लड़का बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैर में खून बहने लगा, उसे दर्द होने लगा तो उसे एहसास हुआ। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं सड़क के किनारे। थोड़ा सा रुका तो उसे याद आया पर्स भी तो लेकर आया हूँ, पर्स में माल होगा, हॉस्पिटल में जाकर चेक करा लेते हैं और पैर ठीक कराते हैं और उसके बाद जो पैसा है उसे उड़ाते हैं। तो ये सब सोच रहा होता है। तो हॉस्पिटल जाने से पहले उसे लगा कि एक बार पर्स देख लेना चाहिए कि इसमें कितना पैसा है। तो उसने वो पर्स खोल कर देखा तो चौंक गया। अंदर से तो 100 की नोट रखी थी। पर्स वैसे तो बहुत मोटा दिख रहा था, अंदर सब कागज ही कागज रखे हुए थे। उसे फिर से गुस्सा लगा कि मेरे पापा बिल्कुल गरीब हैं क्या, 100 की नोट रख रखी है बस। तो उसे लगा इतने सारे कागज ही देखता हूँ क्या है इसमें। पहला कागज निकाला तो वो पर्ची थी उधारी की। उसके फादर ने उनके दोस्त से 40,000 रुपये उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वो लैपटॉप जो ये लड़का जिद कर रहा था पापा दिलाओ पापा दिलाओ, बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था। वो भी उधार वाले पैसे थे। वो पैसे चुकाने ही इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी की पर्चियाँ देखने लगा। सारी पर्चियाँ जिम्मेदारी की थी। किसी में लाइट का बिल था तो किसी में टेलीफोन का बिल था तो किसी में राशन का बिल था। वो देखते जा रहा था कि कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे जो उसका गुस्सा था वो शांत होने लगा और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो उधारी की पर्ची नहीं थी। वो एक अखबार का छोटा सा हिस्सा था जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर बेच करके नई बाइक ले गए। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं और आखिर बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। वो कह रहे थे ना कि मैं जैसे घर चला रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि जो पुराना स्कूटर है जिससे वो उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो इकलौता स्कूटर जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता था, उसे शायद बेचने के लिए गए हैं ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभा है, खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ कर घर पहुंचा तो वहाँ फादर नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गए हुए थे। वो जो विज्ञापन का टुकड़ा था उसमें पता देखा और फटाफट वहाँ पहुँचा। देखा तो वहाँ पापा बात कर रहे थे स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा और कमाल का इंजीनियर बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये दिन वापस नहीं आने दूंगा। आप प्लीज़ इस स्कूटर को वापस ले लीजिए और घर चलिए। इसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, इसको घर में ही रखते हैं। रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आदमी बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर से बाहर भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन आज वो पर्स नहीं चुराता तो आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी पर यही सिखाती है कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है, कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप जो होते हैं उनकी आंखों में 2 बार आंसू आते हैं, पहला लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यही कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए और अपने माता पिता की सदैव बात माननी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। अरे आज तो शिकार ढूंढने की आपकी बारी है, जाओ और कहीं से भी शिकार ढूंढ के लाओ। तो ठीक है, मैं जाती हूँ शिकार ढूंढने के लिए।
हा 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 हा। मैं जा रही हूँ शिकार खोजने के लिए, जिससे मैं अपनी बहन को खुश कर सकूं। वाओ, यहाँ शिकार पड़ा है। बेचारा बुजुर्ग इंसान इतनी गहरी नींद में सो रहा है, अब इसको उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसे अकेले नहीं उठा सकती। मैं अपनी बहन दूसरी चुड़ैल को बुलाती हूँ। शिकार तो मिल गया है। बेचारा एक बुजुर्ग इंसान गहरी नींद में सो रहा है, खटिए पे सो रहा है और स्वयं का भोजन बनाते हैं। यहाँ सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है। चल तू आगे पकड़, मैं पीछे पकड़ती हूँ। हम दोनों मिलके उठाते हैं इसको और ले चलते हैं। अब हम लोग भोजन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।